हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा आपको इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, थोड़ा सा अपना देश से इसको लिंक करके चलेंगे तो समझना आसान होगा। अभी तो हम पूरा मतलब एक जनरल समझेंगे यार ग्लोबलाइजेशन क्या है, मगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूँ। देखो, ग्लोबलाइजेशन का वैसे तो सिंपल सा मतलब होता है किसी भी देश को, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश को बाकी देशों के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, किसी भी देश को बाकी देशों के साथ कनेक्ट कर देना। अब कनेक्ट करने का मतलब क्या है, कोई चार्जर थोड़ी है, मतलब पिन लगा के कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करना मतलब किसी रूप में आपस में दो देशों के बीच में लिंक स्टैब्लिश करना है। लिंक या तो ट्रेड के रूप में लिंक स्टैब्लिश हो, या एक देश से दूसरे देश में सामान जो है ट्रेड हो, व्यापार हो, या एक देश से दूसरे देश में लेबर का ट्रांसफर हो, या एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे करके देशों को आपस में कनेक्ट करना, यही क्या है ग्लोबलाइजेशन। भारत में अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आप सबको पता है 1991 में हमने ढंग से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी। 1991 में सरकार लेके आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या लेके आई थी? और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स लेके आए थे हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इस समय हमारे भारत में सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के क्या थे उस समय पर, प्राइम मिनिस्टर थे। और इसी समय पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इस समय पर हमने ग्लोबलाइजेशन किया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है किसी भी देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इसके कॉन्सिक्वेंस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सा पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्लोबलाइजेशन? आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो? तो ग्लोबलाइजेशन को बताना है कि द ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज बाय द मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब इसको एक एक चीज़ को समझना। एक देश जैसे मान लो ये अपने ले लिया अपना इंडिया, इंडिया को बाकी देशों से कनेक्ट करना, जैसे रसिया है ना, चाइना, ऐसे कनेक्ट करते जाओ, यूएसए, ठीक है, इधर इंग्लैंड, इधर ले लो, चलो अब पाकिस्तान से भी हम कनेक्टेड हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, इधर इजराइल, ऐसे करके किसी भी देश की इकोनॉमी को बाकी देशों से कनेक्ट करना। कैसे? फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड आपको पता है, फ्री ट्रेड का मतलब ऐसा नहीं फ्री में व्यापार हो रहा है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो टैरिफ्स होते हैं या टैक्स होते हैं उसको हम कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब अपनी जो पूंजी है, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उससे दोनों देशों को फायदा होता है। प्लस लेबर, लेबर भी एक देश से दूसरे देश में जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भारतीय भाई बहन दूसरे देशों में काम कर रहे हैं जिसको हम इंडियन डायस्पोरा भी बोलते हैं, और वो विदेशों से हमें पैसा भी भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग, एक देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट करना फ्री ट्रेड के माध्यम से, और कैपिटल की मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आवागमन, और लेबर का आवागमन के माध्यम से जब हम कनेक्ट करते हैं इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। या एक और मतलब आप कह सकते हो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज, पीपल मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक देश जैसे मान लो ये अपना इंडिया हो गया और ये यूएसए हो गया, दो देशों के बीच में फ्लो हो रहा है। ये जो फ्लो हो रहा है ना, इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। फ्लो किस चीज़ का हो रहा है? नंबर एक आइडियाज, हमारे यहाँ से आइडियाज यहाँ जा रहे हैं, इनके आइडियाज हमारे यहाँ आ रहे हैं। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कमोडिटीज मतलब सामान, जो हम व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। प्लस पीपल, तो इन सभी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करना, आवागमन होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगले वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज़, ग्लोबलाइजेशन के कई सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस मतलब इसके रूप या प्रभाव या फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो है इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट देखेंगे, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखेंगे और इसका कल्चरल इंपैक्ट देखेंगे। ठीक है, इसके तो इसलिए हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसा एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अच्छे जो आइडियाज हैं ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जब एक देश से दूसरे देश में आइडिया जब फ्लो करते हैं तो दूसरे देश भी इसको अपनाते हैं ना, ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो गया। या हम कह सकते हैं जब मान लो कोई एमएनसी कंपनी जाती हैं दूसरे देशों में तो ये वहाँ की जो सरकार होती है उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करती हैं, है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखो, जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो दोनों देशों को फायदा होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, वहाँ की जीडीपी ग्रो करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, पॉवर्टी भी कम होती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक। कल्चरल
कल्चरल चेंजेज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर वेस्टर्न कल्चर आया कैसे? जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब वेस्टर्न कल्चर आया। भारत में जीन्स पहनते हैं ना, भारत में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीपल। जरूरी नहीं है ग्लोबलाइजेशन के हमेशा पॉजिटिव ही फायदे देखें, आपको ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। मतलब ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विदेशी कंपनियां अगर भारत में आ रही हैं तो हमें जॉब तो मिल रही है, दूसरी तरफ हमारी देशी कंपनियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस वजह से ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा जल्दी हो पा रहा है, क्या चीज़ें, क्या ड्राइविंग फोर्स है ग्लोबलाइजेशन के पीछे। तो देखो ग्लोबलाइजेशन एक फैक्टर तो जिम्मेदार नहीं है कि जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इंटरकनेक्टिविटी जो है देशों के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इनोवेशंस, इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, जो नई नई चीज़ें होती हैं उसको हम इनोवेशंस बोलते हैं। इनकी वजह से आइडियाज़, कैपिटल, कॉमोडिटी, जो लोग आसानी से एक वर्ल्ड के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा रहे हैं, ठीक है। आप देखो आप कितने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए। आपको मान लो इंडिया से यूएसए जाना है, इंडिया से यूएसए जाना है तो फटाफट आपके पास टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है, आप एरोप्लेन से जा सकते हो फास्ट, मतलब है ना, टिकट करनी है ऑनलाइन टिकट कर सकते हो, सामान भेजना है सामान भी भेज सकते हो। तो मतलब आज आपके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। आज आपके पास नई नई इनोवेशंस हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो इसके माध्यम से क्या है, दो देशों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत आसान हो गया है। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप देखो आईसीटी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप आसानी से दो देशों के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। आप सोचो यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी है तो वो इंडिया में कैसे आई, ग्लोबलाइजेशन की मदद से ही आई, है ना। हमारे पास कहाँ, तो जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज के पास जा रही है, वो भी किस वजह से जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जा रही है। इंटरकनेक्शन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि सभी देश आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दुनिया के एक हिस्से में कुछ भी घटना होती है उसका दूसरे हिस्से में प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वाला वॉर चल रहा है। उस घटना का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है ना। रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, उसका इंपैक्ट आप देखो पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो दुनिया में एक भी घटना, जब हम इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, एक दुनिया में एक जगह पे कोई घटना होगी तो दूसरी जगह पे उसका प्रभाव देखने को ही मिलेगा। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ये इंप्रूव हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन और आसान हो गया है ना। आज की डेट में आप देखो कितना शानदार रोडवेज बड़े शानदार हो चुके हैं, रोड्स, रेलवे बहुत हमने अच्छी डेवलप कर ली है ना, बहुत फास्ट तेज मतलब ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही हैं। एयरवेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे आ रही हैं, तो इससे और आसान हो गया है ना। ऊपर से हमने टैरिफ बैरियर्स को कम कर दिया, जो ट्रेड के जब करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड, तो जो टैक्स जो लगता है दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हमने कम कर दिया। तो कम कर दिया तो ट्रेड हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और इन सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही हैं वो है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इनका पूरी दुनिया में प्रेजेंस देखने को मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अमेजॉन हो गई, अल्फाबेट हो गई, अलायंस, वेरिजोन, होंडा, टोयोटो, है ना। बहुत सारी कंपनी है, इंडिया की भी कंपनी है, टाटा, रिलायंस, अडानी, है ना। मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलते हैं, जो अलग अलग देशों में जिनके मतलब ऑपरेशंस चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में। प्लस आज की डेट में आप देखो नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे प्रिंटिंग आ गई है, माइक्रोचिप्स आ गई है, टेलीफोन आ गया है, इंटरनेशनल आ गया है। इससे क्या हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम रिवोल्यूशनाइज हो चुका है। आसानी से हम किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या चीज़ है जिसने ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा मतलब तेज कर दिया, इसकी स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही मज़ेदार मतलब टॉपिक है वो, है ना। उसमें हर चीज़ हम हर तरह के कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करेंगे, चाहे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हो या फिर कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन और क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दे रखा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना।
तो टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब है यार? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट। अगर कोई चीज़ हो गई तो उसका क्या परिणाम है ना, परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम किसके कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, कोई एक देश बाकी देशों से क्या होने लग जाता है, कनेक्ट होने लग जाता है। जब कोई देश बाकी देशों से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया कनेक्ट होने लग गया अलग अलग देशों से, जब इंडिया कनेक्ट होने लगा तो इसका हमारे भारत देश पर या किसी भी देश का दुनिया भर के देशों से कनेक्ट होने पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो 3 तरह के कॉन्सिक्वेंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, दूसरा है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस और तीसरा है कल्चरल कॉन्सिक्वेंस। मतलब ग्लोबलाइजेशन का हमारी पॉलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन का हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और ग्लोबलाइजेशन का हमारे कल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तीनों को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल देसी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दी टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस वाला है ना, जितना ज़्यादा आप इसको आप आसपास की चीज़ों से रिलेट करोगे, अपनी गवर्नमेंट या अपने देश से रिलेट करोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिंट आपको ये दे देता हूँ कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है ना इंडिया में ऐसा नहीं कोई नई घटना है, हम तो अपने देश के हिसाब से चलेंगे। ग्लोबलाइजेशन कोई नई घटना नहीं है, आप सबको पता है ग्लोबलाइज हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, बहुत पहले से ही बाकी देशों से कनेक्ट है। अगर हम बात करें जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से लगभग 4500 ईयर्स एगो की बात है, तब से ही हमारा देश मतलब विदेशी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हम कनेक्टेड थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। उसके बाद आप देखो हमारे यहाँ से जो ट्रेडर्स थे वो दूसरे देशों में मतलब जाते थे और ट्रेड करते थे। इवन इंडिया सिल्क रूट का भी पार्ट था, ठीक है। इंडिया से सामान जो है, जो सिल्क रूट है उससे भी कनेक्टेड था और यूरोप में हमारे व्यापारी आ जाते थे, ठीक है। अब हम आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद तो आपको पता है 1991 में भारत सरकार रिफॉर्म्स भी लेके आई थी, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपने सुने होंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी सरकार, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब 1991 में जो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी की, है ना, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय पर हम लाए थे LPG रिफॉर्म्स, और जी का मतलब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ही है। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा और लिबरलाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर, तो हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। अब देखो ग्लोबलाइजेशन में आपको पता है क्या होता है, बाहर की जो कंपनियां हैं, MNC कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो मतलब अलग अलग देशों में चले जाती हैं और ये यहाँ पे अपना अपना बिजनेस करने लग जाती हैं। अब जब ये कंपनियां चली जाती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेट, अब जो यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेट का मतलब है सरकार से, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार से है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ये जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसी भी देश में जाती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो ये क्या करती हैं, वहाँ की पॉलिटी को यूँ समझ लो इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं, पैसा देती हैं उनको, फंड देती हैं, फंडिंग जिसको बोलते हैं पार्टी फंडिंग देती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए फंडिंग में देते हैं और फिर यूँ समझ लो सरकार को अपने इशारों पे नचाते हैं। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन जब होता है ना, तो किसी भी देश में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब ये आपको समझना पड़ेगा, यही तो चीज़ है इसको समझने के लिए ना। तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि भाई ये कंपनियाँ, ये रियलिटी है ना। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, स्टेट की कैपेसिटी, और स्टेट की कैपेसिटी कम कैसे होगी बताओ, जब एक देश बाकी देशों से कनेक्ट होने लगेगा। तो अब जैसे मान लो हमारा इंडिया है ना, US से कनेक्ट है, तो कई बार US इंडिया पर प्रेशर बनाता है भाई साहब आप हमारे हिसाब से चलो। क्योंकि जो पावरफुल कंट्री होते हैं ना, ये भी इसमें एक आस्पेक्ट है कि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो लेस पावरफुल या डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना दबदबा बनाते हैं। तो मतलब कई बार क्या है, हमें दूसरे देश के हिसाब से भी चलना पड़ता है, तभी तो स्टेट की कैपेसिटी कम हो रही है, एरोजन मतलब घट जाना, कमजोर हो जाना। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या रिजल्ट है, इट रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज एबिलिटी टू डू व्हाट दे डू। मतलब सरकार जो करना चाहती है वो नहीं कर सकती। मैं चलो और एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप USA के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इंडिया से बोल दिया कि भाई साहब आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। कैसे तेल नहीं खरीदोगे, तो हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। मतलब हम चाहते थे मगर हम नहीं कर पाए, क्यों, प्रेशर की वजह से। और क्यों हम उनसे जुड़े हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये होता है कि स्टेट जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। यहाँ पे स्टेट की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, स्टेट कमज़ोर पड़ जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू ए मोर मिनिमलिस्ट
स्टेट दैट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शन सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। समझो इस लाइन को। पूरी दुनिया में देखो, पहले जो स्टेट हुआ करते थे, पहले जो सरकारें हुआ करती थी, वो वेलफेयर स्टेट हुआ करते थे। वो गरीब से गरीब लोगों के भलाई के लिए काम करते थे। वो पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात करते थे, वो सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाते थे, है ना, वो फूड सिक्योरिटी की बात करते थे। इतनी सारी चीज़ें स्टेट करता था पहले। मगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता जा रहा है, ये जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खत्म होता जा रहा है और स्टेट अब मिनिमलिस्ट स्टेट बन चुका है। मतलब स्टेट यहाँ पे बार बार फिर मैं कह रहा हूँ, स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार से है। अब जो स्टेट है वो मिनिमलिस्ट स्टेट बन चुका है। मतलब उसको कुछ ही काम दिए गए हैं बस, कि भाई आप तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देख लो और लोगों की सिटीजन्स की सिक्योरिटी देख लो, बस इतना काम है। अब आपकी बाकी चीज़ें ना उनको प्राइवेट को छोड़ दो, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से देखेंगी। तो आज देखो ज़्यादातर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो स्टेट है बस बहुत कोर फंक्शंस को ही परफॉर्म करता है और वहाँ पे प्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं करता। तो ये पुराना जो सिस्टम है हमारा वेलफेयर सिस्टम, ये क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और स्टेट जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसका काम सिकुड़ के कितना रह गया है, बस लॉ एंड ऑर्डर देखना और लोगों की सिक्योरिटी को देखना। बाकी सारी चीज़ें किसके हाथ में चली गई हैं, प्राइवेट के हाथ में चली गई हैं। इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज़ द मार्केट दैट बिकम्स प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़। अब पहले क्या होता था, आप सबको पता है, जब सोशलिस्ट जो स्टेट होते हैं वहाँ पे हर चीज़ को कौन कंट्रोल करता था, वहाँ पे हर चीज़ को सरकार कंट्रोल करती थी। मगर जैसे जैसे सरकार से मतलब पावर छीनी जा रही है, जैसे जैसे मतलब प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट के फंक्शंस मिनिमल होते जा रहे हैं, अब मार्केट में कौन डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, सोशल पॉलिसी क्या होगी, वो मार्केट डिसाइड करता है। किसी भी देश में इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिक्स को प्रायोरिटीज को डिसाइड करने वाला जो मेन फैक्टर है वो है आपका मार्केट। अब मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है वही चीज़ प्रोड्यूस होती है, मार्केट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो सरकार का जो रोल है अब क्या होता जा रहा है, बहुत मिनिमम होता जा रहा है। द इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस ऑन देयर ओन। तो जैसे जैसे एमएनसी, अब देखो आ गया ना यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे जैसे दुनिया भर में एमएनसीज बढ़ती जा रही हैं, इनकी वजह से सरकार की कैपेसिटी कम हो रही है और सरकार अब वो डिसीजन नहीं ले सकती जो वो लेना चाहती है ना। तो ये देखें तो आप अब इन सारे के सारे इन पॉइंट्स को देखें तो ये सारे के सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं। ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए ये कैसे कॉन्सिक्वेंस हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं पॉलिटिकल के। अब ऐसा नहीं है कि यार सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, अगर गलत ही गलत होता है तो फिर हम ग्लोबलाइजेशन क्यों करते। सिंपल सी बात है, जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो उसके कुछ पॉजिटिव्स होंगे और उसके कुछ नेगेटिव्स होंगे। बात करते हैं कि अब इसके पॉजिटिव फायदे क्या हैं। But at the same time, globalization does not reduce the state capacity. The primacy of state continue to be unchallenged basis of the political community. अब ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल मतलब ये पूरी तरह से सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हालांकि आज भी देखो जो भी मेन फैसला लिया जाता है, अब देखो अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले पॉइंट्स में कैसी थी, नेगेटिव बातें किसके बारे में, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के बारे में। अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है यार कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव चीज़ें होंगी, कुछ फायदे भी होते हैं इससे, राइट। आज भी मतलब ज़्यादातर चीज़ों को कौन डिसाइड करता है, सरकार ही डिसाइड करती है। आज भी ज़्यादातर चीज़ों को कौन देखता है, स्टेट ही देखता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में चलेगी, भले ही प्राइवेटाइजेशन हम कर रहे हैं, मगर स्टिल जो डोमिनेंट फोर्स है किसी भी देश में वो वहाँ की सरकार होती है। द स्टेट कंटिन्यू टू डिस्चार्ज द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्शियसली विड्रॉ फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेस टू। तो आज भी स्टेट जो है, जो एसेंशियल फंक्शंस है, जो जरूरी काम है, जरूरी काम मतलब जैसे एक मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हो गई और कुछ जरूरी सर्विसेज हैं उनको सरकार देख रेख करती रहती है। और सरकार जानबूझ के कई सारी चीज़ों से सरकार जानबूझ के अपने आप को विड्रॉ कर रही है। भाई उससे फिर सरकार का भी फायदा होगा, सरकार फिर बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकती है। अब सरकार सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी तो फिर सरकार इनोवेशन नहीं ला सकती, ठीक है। तो अब क्या कर रही है सरकार, जानबूझकर अपनी खुद की इच्छा से मतलब चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है। जैसे आपको पता होगा एयर इंडिया को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, टाटा को दे दिया गया है ना, ये सरकारी थी। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना होगा, हर साल सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है और जानबूझकर कई सारे सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। इवन आप देखो स्पेस में भी सरकार बोल रही है कि प्राइवेट लोगों को एंट्री देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंडीड इन सम रेस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड बूस्ट इन द सेंस दैट with enhanced technology available at a disposal of the state it is able to collect information about the citizens। अब ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए स्टेट की कैपेसिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बूस्ट हुई है, बढ़ी है। कैसे बढ़ी है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी का सरकार इस्तेमाल करके बहुत सारे जो जरूरी फंक्शंस हैं उनको आसानी से कर पा रही है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार सिटीजन्स का आसानी से डेटा कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। आपने देखा होगा कोविड-19 डिजीज के टाइम पर इस टेक्नोलॉजी की सहायता से ही सरकार ने फटाक से मतलब पता लगा लिया पूरे देश में कितने
कितने कोरोना के केस हैं, कितने सारे केसेस ट्रीट हो चुके हैं, कहाँ कहाँ पर मतलब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। ई गवर्नेंस का सरकार ने इस्तेमाल किया था, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान ही नुकसान है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार जो है लोगों की आसानी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बेटर पॉलिसीज बना सकती है। तो सरकार को आज की डेट में पॉलिसी बनाने में दिक्कत नहीं होती है। स्टेट्स बिकम्स मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टेट आज की डेट में ज़्यादा पावरफुल बने बजाय पहले की तुलना में, क्योंकि आज सरकार के पास पहले से बढ़िया डेटा है, पहले से बेटर डेटा है, और वो बेटर डेटा ही सरकार को बेटर पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। और बेटर पॉलिसी बनेगी तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा किसी भी देश का। तो कुल मिला के यहाँ पे ये सारे पॉइंट कैसे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉजिटिव चेंजेज आए, स्टेट मजबूत हुआ है ना। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंस है आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक मतलब मनी के हिसाब से देखेंगे कि यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। पहली बात, द मेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉज our attention immediately to the role of international institutions like IMF and WTO role and they play in determining economic policies across the world। आप सब ने इनके बारे में सुना होगा। पहला तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा इन्हीं की तरफ चला जाता है, क्योंकि इकोनॉमी आते ही हम इंटरनेशनल लेवल पर हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने लग जाते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करने लग जाते हैं। आप सबको पता होगा 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेके आए थे LPG, तो उस समय हमको ये कहने वाले कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करो, आपको अपनी इकोनॉमी में सुधार लाने की ज़रूरत है, तभी आपको लोन मिलेगा। वो सजेस्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन यही थे, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में ये IMF और WTO, इनका एक बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन करने में। मतलब अब ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ही तो हुआ। ये सारे के सारे दूसरे देशों की पॉलिसीज क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि सारे देश आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये दुनिया भर के देशों के लिए क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। पूरी दुनिया के लिए क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। कौन, IMF और WTO। किसको लेकर, ग्लोबल ट्रेड को लेकर या इकोनॉमी को लेकर। Economic globalization requires us to look at a distribution of economic gains, who gets the most from the globalization and who gets less, indeed who loses from it। जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है और कम फायदा किसको हो रहा है। अब देखो ग्लोबलाइजेशन में आप एक चीज़ ध्यान देना, ये देखो आप, ये डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे ये दिखा रखे हैं सारे के सारे कैसे हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं। और ये ऑरेंज टाइप कैसे, ये डेवलप्ड सॉरी ये जो ब्लू से दिखा रखे हैं ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये वाले सारे आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और ये थोड़े लिटिल रेड से जो दिखा रखे हैं चॉकलेटी से लीस्ट डेवलप्ड हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है तो ग्लोबलाइजेशन में आप देखो बड़े बड़े देशों की कंपनियां, जैसे मान इन भाई साहब को आप जानते होंगे, इलोन मस्क है ना, इनकी कंपनी है टेस्ला, ठीक है। अब सपोज इनकी कंपनी टेस्ला भारत में आती है, ठीक है, तो इससे इनको भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यार ग्लोबलाइजेशन में ये हमें देखना पड़ेगा कि किसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको कम फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो यार जब ये कंपनी लगती है तो इनको तो होता है भैया सबसे ज़्यादा फायदा, जो डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियां हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, कम फायदा इनके मतलब देश के लोगों को होता है, बट फायदा तो होता है भाई, है ना। तभी तो ये कंपनी आ रही है। फायदा कैसे होता है, जब भाई साहब ये इन्वेस्ट करेंगे, जब ये इंडिया में अपना टेस्ला का प्लांट लगाएंगे तो आप देखो उस प्लांट को लगने की वजह से जिस एरिया में भी वो प्लांट लगेगा, कंपनी लगेगी, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कई लोगों को, हजारों लोगों को नौकरी मिलेंगी तो सीधी सीधी बात है हमारे देश को क्या फायदा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, अपने पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, देश की इकोनॉमी ग्रो करने लग जाएगी। तो मतलब दोनों को फायदा होता है। मगर दिक्कत ये कि यहाँ पे ज़्यादा फायदा किसको होता है, ये ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा फायदा जो होता है जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है या जो देश डेवलप्ड है उनको ज़्यादा फायदा होता है, और नुकसान किसको, मतलब कम फायदा किसको होता है, जो रिसीविंग कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको थोड़ा कम फायदा होता है, ठीक है। अब ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि आप नहीं तो बैठे रहो, फिर मत करो इन्वेस्टमेंट, बट टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगी, राइट। Economic globalization usually involve greater economic flows among different countries of the world in which some of them
आर फोर्स्ड बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पावरफुल कंट्रीज। तो देखो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक फ्लोज, मतलब यहाँ से जैसे यूएसए चाहे तो इंडिया में इन्वेस्ट कर, और चाहे क्या कर ही रहा है। आप सबको पता है यूएसए से भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी मैंने आपको इलोन मस्क का बताया, इलोन मस्क के बारे में, ये यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं, टेस्ला का, है ना। इन भाई साहब वो आप जानते होंगे, जेफ बेजोस हैं, ये दोनों व्यक्ति जो हैं दुनिया के टॉप मतलब जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, नंबर 1 2 ऐसे करके ये आगे पीछे चलते रहते हैं। ये इनकी कंपनी अमेजोन कंपनी है ना। तो ये आप आज देखो आप अपने आसपास कितने सारे लोग अमेजोन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, सबको फायदा होता है, राइट। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको कम फायदा हो रहा है। दूसरी बात, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लो देखने को मिलेगा। जैसे यूएसए क्या कर रहा है, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये इकोनॉमिक फ्लो ही तो है, यूएसए की कंपनी इंडिया में आ रही है, इंडिया की कंपनी यूएसए में जा रही है, इंडिया से लोग जॉब करने यूएसए में जा रहे हैं, फिर यूएसए से बदले में हमें क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो यहाँ पर फायदा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक फ्लो होता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। और कई बार आपको देखने को मिलेगा कई कंट्रीज को मजबूर किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल कंट्रीज के द्वारा कि आप अपने देश की इकोनॉमी को ओपन करिए हमारे देश के लिए, हमारी कंपनी आपके यहाँ पे व्यापार करना चाहती हैं। तो कई बार मजबूर भी किया जाता है। कई देश चाहते नहीं कि दूसरे देश की कंपनियाँ आएँ, मगर ये पावरफुल कंट्रीज क्या हैं उस देश को मजबूर कर देते हैं कि नहीं भाई तुमको अपने देश की इकोनॉमी को ओपन करना ही पड़ेगा। In operational terms, it means that investors in rich countries can invest their money in rich countries other than their own, including developing countries, where they might get better returns. तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, हम ऑपरेशनल टर्म्स की बात करें कि कैसे ये काम करता है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा जो रिच कंट्रीज हैं रिच कंट्रीज, ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। यूएसए कैसा कंट्री है, रिच कंट्रीज है। तो रिच कंट्रीज के जो लोग हैं, इन्वेस्टर जो हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे रिच कंट्रीज में अपने देश के अलावा, और साथ के साथ में ये डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से इनको बेटर रिटर्न मिलते हैं। रिटर्न मतलब जब ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, यूएसए की कंपनियाँ, तो यहाँ पे ये कंपनियाँ क्या करती हैं, धुआंधार प्रॉफिट कमाती हैं, उसी को बोलते हैं बेटर रिटर्न्स, ठीक है। तो ये रियलिटी में ऐसा होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े देश की जो कंपनियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि यार इनकी कंपनियाँ आ रही हैं हमारे यहाँ पे, हमारे देश से भी कंपनियाँ अलग अलग देशों में जा रही है, वहाँ पर काम कर रही हैं, अपना देश भी अब डेवलप हो रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे ये इसका रियल मीनिंग हो गया। While globalization has led to similar economic policies adopted by the governments in different parts of the world, this has generated different outcomes in different parts of the world. अब देखो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको एक और चीज़ क्या देखने को मिलेगी, पूरी दुनिया में एक जैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई है ना, हर जगह पे, मतलब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, हर जगह पे लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इन इकोनॉमिक पॉलिसी जो सिमिलर पॉलिसी आई हैं, इसका प्रभाव अलग अलग देश पे अलग अलग पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सिमिलर पॉलिसीज हमने अपनाई हैं अलग अलग दुनिया के देशों ने, उनसे अलग अलग आउटकम्स आ रहे हैं, अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। अलग अलग रिजल्ट का क्या मतलब है कि भाई साहब जो डेवलप्ड कंट्री है उसको तो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, और डेवलपिंग कंट्री है उनको कम फायदा हो रहा है, और इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है इसकी वजह से, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यूँ समझ लो आप कि दुनिया की 50% से ज़्यादा वेल्थ मात्र 1% लोगों के पास है। इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, राइट। क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कुछ लोग ना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की आलोचना करते हैं। क्रिटिक्स मतलब होता है आलोचना करना। कैसे आलोचना करते हैं, दे बिलीव दैट इट इज लाइकली टू बेनिफिट स्मॉल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन व्हाइल एम्पावरिंग दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट फॉर जॉब्स एंड वेलफेयर। देखो इस लाइन को समझो, यहाँ पे सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली आपको समझनी पड़ेंगे तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा, डायरेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो से लेंदी हो जाए, डोंट वरी, बट एक बार पढ़ने के बाद दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो, जो आलोचक हैं इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है इससे स्मॉल सेक्शन को फायदा होता है। अभी मैंने बताया था ना कि दुनिया की 50% से ज़्यादा वेल्थ मात्र कितने परसेंट लोगों के पास है, 1% है। यार 1% लोग दुनिया की 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, तो यार स्मॉल सेक्शन को ही फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। तो ये रिपोर्ट है अभी 2020-21 में आई थी कि भाई साहब दुनिया की जो 50% से ज़्यादा जो वेल्थ है मात्र 1% लोगों के पास है दुनिया में, है ना। तो ऐसा क्या माना जा रहा है कि कुछ ही लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, और बल्कि बहुत सारे लोग जो मतलब सरकार पर डिपेंड है किसके लिए, जॉब्स और वेलफेयर के लिए, वो बेचारे गरीब हो जाते हैं, उनकी हालत और ज़्यादा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। दे हैव एम्फेसाइज्ड
the need to ensure institutional safeguard or creating a social safety net to minimize the negative effect of globalization on those who are economically weak। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं क्रिटिक्स हैं ये कह रहे हैं भाई साहब ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आपको एक सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट करने की जरूरत है ताकि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सके, है ना। आपको कुछ इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड मतलब आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है, ऐसा प्रोग्राम बनाने की जरूरत है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं उनकी हालत खराब ना हो जाए, किसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब यार सोशल सेफ्टी नेट का मतलब क्या है, आप सबको पता है पहले कैसा स्टेट हुआ करता था, कोई भी स्टेट वेलफेयर स्टेट हुआ करता था। वेलफेयर स्टेट का मतलब है वो गरीब से गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाता था, है ना, गरीब से गरीब लोगों के लिए। इवन ऐसा नहीं है, अब इंडिया की बात करें तो आज भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, ठीक है। तो ये दुनिया भर के लेवल पर हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अगर नेगेटिव इफेक्ट से बचना है तो सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट करने की जरूरत है। क्या होता है सोशल सेफ्टी नेट? सोशल सेफ्टी नेट में ऐसी सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम आते हैं जो गरीबी को हटाने की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे मतलब लोगों को कुछ पैसा देना और हेल्थ केयर पे फोकस करना। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान में आप सबको पता है चिरंजीवी एक स्कीम चलती थी, चिरंजीवी, है ना, और उसमें फ्री में मतलब इलाज होता था। दूसरी बात, सरकार जो है, भारत सरकार जो है किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये दे रही है, 6,000 रुपये देती है। तो इससे किसानों को फायदा हो रहा है। इवन वुमेन्स, महिलाएं जो होती हैं उनको फायदा होता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जैसे ही बच्चा होगा तो उनको कुछ मतलब पैसा मिलता है, मॉनेटरी असिस्टेंट मिलती है ना। गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन फ्री होती है कई जगह पर, और कई जगह पर बहुत मिनिमम पैसा देना पड़ता है। SC ST है ना, इनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, क्यों चलाई जा रही हैं? ताकि गरीब से गरीब को हम एलिवेट कर सकें, गरीबी से उनको ऊपर उठा सकें, उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई साहब ग्लोबलाइजेशन के अगर नेगेटिव इफेक्ट से बचना है तो ये सोशल सेफ्टी नेट पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। Some economists have described economic globalization as recolonization of the world। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने तो ये बोल दिया कि भाई साहब वो जमाना वापस आ गया है, पहले जो मतलब किसी देश को गुलाम बना लेते थे, जैसे इंडिया कॉलोनी बन गया था किसकी, यूके की, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड की कॉलोनी बन गया था इंडिया। अब दोबारा से ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ना, इसमें जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वो लेस पावरफुल कंट्रीज को क्या बना रहे हैं, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। जैसे आपने चाइना के बारे में सुना होगा, किसके बारे में, चाइना आज की डेट में बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को डेट दे देकर, लोन दे देकर उनको कर्जे में फंसा रहा है। इवन चाइना ने, आप देखो, पाकिस्तान को फंसा लिया आज की डेट में। रिसेंटली चाइना ने मालदीव को भी फंसा लिया, चाइना ने श्रीलंका को फंसा लिया, चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो ये क्या करता है, चाइना डेट देता है, कर्जा देता है, और इतना कर्जा दे देता है कि वो कंट्री चुका नहीं पाते, और जब वो चुका नहीं पाते तो वहां से उनकी कुछ प्रॉपर्टी ले लेता है। तो मतलब दोबारा से दुनिया का क्या हो रहा है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, दोबारा से दुनिया गुलाम हो रही है। किसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, अब यार वही बात, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया क्रिटिक्स में ना। अब कुछ लोग इसको सपोर्ट में भी हैं, कहते हैं यार ऐसा नहीं है, फायदे भी हैं इससे। तो क्या फायदे? तो एडवोकेट मतलब जो सपोर्टर हैं उनको हम सपोर्टर बोलेंगे। तो दे आर्ग्यू दैट it generates greater economic growth and well-being for the larger sections of the population when there is deregulation। देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, लिबरलाइजेशन आया है। क्या आया है, लिबरलाइजेशन। आप सबको पता भारत में 1991 से पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था। रेगुलेशन मतलब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था सरकार का, है ना। 1991 के बाद हमने डीरेगुलेशन कर दिया, मतलब उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, साथ के साथ में ग्लोबलाइजेशन को भी हमने अडॉप्ट कर लिया। अब करें, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? अगर सोचो, विदेशी कंपनियां जब भारत में आती हैं तो इनसे क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो हेल्थ और एजुकेशन पर, अपनी स्किल्स पे खर्चा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सोशल वेलबींग इंश्योर हो जाएगी, लोगों को फायदा पहुंचने लग जाएगा। ग्रेटर ट्रेड अमंग द कंट्रीज अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डू बेस्ट। और जब ट्रेड होने लगता है, जब देश एक बाकी देशों से कनेक्ट होने लग जाता है, तो इससे ट्रेड बढ़ता है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है। और ग्लोबल ट्रेड बढ़ने से क्या होता है, प्रत्येक इकोनॉमी, हर देश को मौका मिलता है कि अपना बेस्ट से बेस्ट करें, और क्या सामान बेचना है, क्या सामान खरीदना है, वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है। अपने देश में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम उसको दुनिया भर के देशों में बेच सकते हैं और इससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इनएविटेबल एंड इट इज नॉट वाइज टू रजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री एंड इट प्रोवाइड ए चैलेंज that can be responded to intelligently without accepting it uncritically। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर हैं वो क्या करें कि भाई साहब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब होके ही रहेगा, आप इसको रोक नहीं सकते। जिसने भी इसको रोका वो पिछड़ जाएगा, रेस में पीछे रह जाएगा। तो ये तो होना ही होना है। अब
आपकी चतुराई किस में है, आप चतुर कब हो, आप इंटेलिजेंट कब बनोगे, आपकी मतलब बुद्धिमत्ता किस में है ना, तो बुद्धिमत्ता इसी में कि भाई साहब आप इसको इंटेलिजेंटली रेस्पॉन्ड करो, है ना, आप इसको रोक नहीं सकते। ये जो इतिहास बन रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो नया चेंज आ रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। फायदा ये है कि बिना अनक्रिटिकली इसको एक्सेप्ट किए, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लो बिना ज़्यादा क्रिटिसाइज किए, बट इंटेलिजेंटली आप अपने देश की सिचुएशन के हिसाब से इसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्री जैसा जैसा कहें वैसा मान लो, आप अपने देश की सिचुएशन के हिसाब से इसको क्या कर लो, मतलब एक्सेप्ट कर लो, और इसको अनएक्सेप्ट करें वो चीज़ गलत है, आप इसको रोक नहीं सकते, नहीं तो पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। तीसरा है आपका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। आप कहोगे सर कल्चर क्या होता है, तो कल्चर में देखो बहुत सारी चीज़ें मिलकर कल्चर बनाती हैं, जैसे लैंग्वेज, किस तरह से आप बात कर रहे हो, आपके विचार, वैल्यूज, आपका बिहेवियर, आपकी प्रैक्टिसेस, रिलेशनशिप, कस्टम्स, रोल्स, रिचुअल्स, कर्टेसीज, कम्युनिकेशन, है ना, खान पान, ये सारी चीज़ें, आपका वेशभूषा, क्लॉथ्स, हर म्यूजिक, हर चीज़ मिलके क्या बनाती है, कल्चर बनाती है। अंडरस्टूड। अब कल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो देखो कल्चर पे आज 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 आप इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो, है ना, ये सब रिजल्ट किसका है भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन का है ना। अगर अंग्रेज यहाँ ना आते तो आप इंग्लिश में शायद ना पढ़ते। आज की डेट में हम लड़के हों चाहे लड़कियाँ हो ना, कोई भी आज की डेट में जीन्स पहनते हैं, ये भी किसका इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आप पढ़ रहे हो, ये भी किसका इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। आप आज आपकी प्लेट में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना, बर्गर आप खाते हो, आप पिज्ज़ा खाते हो, ये भी किसका रिजल्ट है, ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो इसके कल्चर पर हमारे दो तरह के इंपैक्ट हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट अस इन आवर होम, व्हाट वी ईट, ड्रिंक, वेयर एंड थिंक। तो ग्लोबलाइजेशन हमको हर तरह से अफेक्ट कर रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज़ में किसका इंपैक्ट पड़ चुका है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ चुका है। द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस poses a threat to cultures in a world. It does so because globalization led to rise of a uniform culture or what is called cultural harmonization। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये कि एक तो ये है कि दुनिया भर के अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं उनको डर लग रहा है यार, कहीं यार ऐसा ना हो हमारा कल्चर खत्म हो जाए। देखो आप हिस्ट्री को आप देखो, आप इंडिया की हिस्ट्री को देख लो, अलग अलग देशों से भारत में लोग आए और वो यहाँ पे आके बस गए और उससे हमारे देश में नई नई चीज़ें ऐड हुई, हमारे कल्चर में नई नई चीज़ें आई, डाइवर्सिटी आई। तो इंडिया ने तो जो भी कल्चर के लोग आए सबको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो कुछ लोगों को लग रहा है यार हमारा पुराना कल्चर खत्म हो जाएगा। अब देखो वो तो पुरानी चीज़ें तो धीरे धीरे खत्म होंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई कितना भी कोशिश कर ले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा नहीं है यार, इससे मतलब कि नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिले, पॉजिटिव इंपैक्ट भी आते हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ लोगों को डर लग रहा है, वो ठीक है, बट इसको हम रजिस्ट नहीं कर सकते। अब ये करें कि इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म कल्चर हो जाएगा। यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब क्या है, आज की डेट में आप दुनिया के किसी भी कोने में चले आओ, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले। आप देश में दुनिया के किसी भी कोने में चले आओ, लोग जीन्स पहनना मतलब मिल जाएंगे, जीन्स पहनने वाले। जीन्स वाला कल्चर आपको पता है वेस्टर्न कल्चर है, तो बताओ हर जगह पर एक जैसा कल्चर हुआ कि नहीं हुआ। इसी चीज़ को ये कह रहे हैं कल्चरल होमोनाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सेम टाइप ऑफ कल्चर, एक मतलब यूनिफॉर्म कल्चर इमर्ज हो रहा है, जिसको बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। द राइज ऑफ uniform culture is not the emergence of global culture but rather than imposition of western culture on the rest of the world, which is dangerous not only for the poor countries but for whole humanity, for it leads to shrinking of rich heritage of entire globe। अब देखो यहाँ पे जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर एक जैसा कल्चर आ गया ना, तो इससे एक जैसा कल्चर जो आ रहा है ना, ये ग्लोबल कल्चर नहीं है, इसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, और इसकी वजह से गरीब देशों को नुकसान पहुँचेगा। इसकी वजह से गरीब देशों को नुकसान के साथ साथ पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो खत्म होती जा रही है, कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो क्रिटिक्स हैं जो मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब इम्पैक्ट बता रहे हैं कल्चर पर, नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब इससे किसी भी देश का जो लोकल कल्चर है, वहाँ की कल्चरल हेरिटेज है, खत्म होती जा रही है और वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है। तो ये नेगेटिव बताना है आपको ना। ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ऑल द टाइम। अब मैं अभी बता रहा था ना, हर तरह के कल्चर में आप देखो हर तरह के लोग मिल जाएंगे। अब यार ऐसा थोड़ी है हिंदी बोलने वाले सिर्फ इंडिया में, दूसरे देशों में भी हिंदी बोलने वाले रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लो हमारे यहाँ के इंडिया के जो रिलीजन है कि इंडिया में ही है, जैसे बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, वो बाकी देशों में भी है। ठीक है, तो हर तरह के कल्चर में एक मतलब अच्छी बात ये देखने को मिलती है, वो बाकी कल्चर्स को भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सम एक्सटर्नल
इन्फ्लुएंसेस सिंपली इनलार्ज अवर चॉइसेस एंड मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग ट्रेडिशनल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर वाले जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, इससे फायदा यार हमें, हमारी चॉइस बढ़ जाती है। पहले जैसे भारत की बात करें, साउथ इंडिया भैया मसाला डोसा ही फेमस है। आज बाहर का कल्चर आया, वेस्टर्न कल्चर आया, तो आज की डेट में आपके पास बर्गर भी है, आज की डेट में आपके पास पिज्जा भी है। तो मतलब नई नई चीज़ें ऐड हो रही है ना अपने कल्चर में। आज आप जींस भी पहन सकते हो, आप कुर्ता भी पहन सकते हो, आप सूट सलवार भी पहन सकते हो, जो पहनना चाहो पहन सकते हो। तो आपकी चॉइस बढ़ी है ना, मॉडिफाई हुआ है, आप जो करना चाहे करो। तो मतलब जबरदस्ती थोड़ी है आपके ऊपर कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। तो बाहर के कल्चर से ये कह रहे हैं कि बाहर का कल्चर जो आ रहा है ना, इससे हमारी बल्कि चॉइस बढ़ी है। आज हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, पहले से ज़्यादा ऑप्शन है, और हमारा कल्चर इससे क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। तो सही है ना, जो हमारी किसी दूसरे देश की अच्छी चीज़ें उसको एडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है दूसरी एडॉप्ट करने में दूसरी चीज़ों को, है ना। आज लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उसका फ़ायदा भी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में रोजगार कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में वो जॉब कर रहे हैं, और वहाँ से फिर वो हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं, तो फ़ायदा भी तो हो रहा है ना। बर्गर इज नॉट नो सब्सटीट्यूट फॉर मसाला डोसा एंड देयरफॉर डज नॉट रियल डेंजर। अब यार ऐसा थोड़ी है कि मतलब बर्गर आने की वजह से मसाला डोसा खाने वाले लोग मसाला डोसा नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे भाई साहब, पर चॉइस आ गई ना, तो इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। वाइल कल्चरल globalization is an aspect of globalization, same process also generate precisely opposite effect. It leads to each culture being more different and distinctive, which is called cultural heterogenization. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट तो इसका है ही, इसका एक और इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पहले हमने देखा था कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कल्चर की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भारत में आप देखो कई तरह की आपको डिश मिल जाएंगी, खाने की डिश मिल जाएंगी, आपको चाइनीज़ फूड मिल जाएगा, आपको अमेरिकन फूड मिल जाएगा, आपको ब्रिटिश फूड मिल जाएगा, अलग अलग देशों के आपको फूड मिल जाएंगे। तो देखो यार, अलग अलग कल्चर आ गया ना। तो इसको हम बोलते हैं, जो नई नई चीज़ें आ जाती हैं ना, किसी भी कल्चर में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। आप खान पान के अलावा आप एजुकेशन में देखो, आप मतलब आर्किटेक्चर में देखो, आप मतलब मूवीज में देखो, तो अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ पे आ रही हैं। तो ये है कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को खूब डिस्कस किया और अच्छी तरह से डिस्कस किया। आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन का लास्ट वीडियो। इसमें ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक में इंट्रोडक्शन है और दूसरे में कॉन्सिक्वेंस बता चुका हूँ। और आज जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है इसमें हो जाएंगे, जैसे रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। तो कंप्लीट ये टॉपिक हो जाएगा और इसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 जो है आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो पहली बात तो मैं पहले ही बेसिक्स में बता चुका हूँ, आपने भारत में जो आज की डेट में जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है उसको हमने अडॉप्ट किया था 1991 में। आप सबको पता है 1991 में भारत सरकार लेके आई थी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया था। मगर आप देखो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें मतलब कई जगह पर ग्लोबलाइजेशन की जो गलत पॉलिसी है उसका अपोज करना पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। आराम से समझेंगे बिल्कुल, है ना। द फ्लो परटेनिंग टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज एंड पीपल गो बैक सेंचुरीज, सेवरल सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं है कि यार भारत का और विदेशों का ट्रेड अभी 1991 से स्टार्ट हुआ है, राइट। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन मतलब, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया से दुनिया में चीज़ें, जैसे चाहे वो कैपिटल हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे आइडियाज हो, चाहे लोग हो, ऐसा नहीं कि अब लोग आने जाने लगे। बहुत साल पहले से ये काम स्टार्ट हो चुका था, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोज में ही बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही, जो आज से 4500 साल पहले की बात है, उस समय से ही हमने मतलब कई देशों के साथ, कई सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। इंडिया पहले सिल्क रूट का भी पार्ट था, जो सिल्क रूट चलता था। अंग्रेजों के टाइम पर हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था, है ना। अरेबियन ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे, और जो इंग्लैंड यहाँ पे आया था वो भी ट्रेड करने के लिए ही आता है। बाद में भारत को गुलाम बना लिया था, वो एक अलग बात है। तो हमारा जो ट्रेड है ना, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ से कैपिटल का, कमोडिटीज का, आइडियाज का, लोगों का, ऐसा नहीं अभी होने लगा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, ठीक है। तो इट्स नॉट न्यू फिनोमिना, राइट। दूसरी बात,
ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब भी वर्ड कॉलोनियल पीरियड आए आपको समझ लेना है कि कॉलोनियल पीरियड वो टाइम है जब हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? इंग्लैंड का गुलाम था हमारा प्यारा भारत, ठीक है। उस टाइम को हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 1857 में आपको पता है रिवोल्ट हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला भाई अब हम मतलब इंडिया में पावर कंट्रोल करेंगे। तो 1858 से 1947 के बीच में जो टाइम था उसको हम कह सकते हैं कंप्लीटली ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया था भारत को, तो उस समय की बात चल रही है ना। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन्स इंपीरियल एम्बिशंस इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। तो जब इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय पता है क्या हो रहा था? ये तो मान लो इंडिया, अब हम तो गुलाम हो गए, हमें कौन कौन कंट्रोल कर रहा था? इंग्लैंड कंट्रोल कर रखा था। तो इंडिया से क्या होता था? रॉ मटेरियल कहाँ पे आता था? इंग्लैंड में। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी गुड्स आते थे। बस क्या आते थे? प्राइमरी गुड्स। इंग्लैंड में आपको पता है उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, और इंग्लैंड से सामान बन के जो फिनिश्ड गुड्स थे वो बन के कहाँ पे आते थे? इंडिया में। तो इंडिया को यूज करते थे अंग्रेज एज ए रॉ मटेरियल का सोर्स, और दूसरा मार्केट की तरह इस्तेमाल करते थे, हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था। तो कॉलोनियल पीरियड में ये कहानी हुई हमारी और अंग्रेजों के बीच की। मगर जैसे ही देश आज़ाद हुआ, अब इससे आपको पता है अपनी जो भारत जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे उसकी हालत ख़राब कर दी थी, है ना, पूरी तरह से हमें बर्बाद कर दिया था। मगर 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो हमने फिर अपनी डिफरेंट पॉलिसी अपनाई। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिसाइडेड नॉट टू फॉलो अदर टू एक्सपोर्ट टू अस that our own producers can learn to make things. This protectionism generated its own problem. तो 1947 के बाद इंडिया ने क्या सोचा कि यार हम ना अब दूसरे देशों से सामान नहीं मंगाएंगे, दूसरे देशों को हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है? हम दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इससे हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इंडिया ने बोला नहीं भाई, हम बाहर से सामान आने नहीं देंगे, हम अपने ही देश के मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपने ही देश की जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ये जो पॉलिसी है इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब जब भी कोई देश अपने देश की इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस करता है, बाहर से आने वाले सामान को रोक देता है, इस पॉलिसी को बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। मगर इसकी वजह से भी अपनी अलग समस्याएं क्रिएट हो गई थी। आपको पता है ऐसी पॉलिसी फॉलो करने की वजह से 1991 तक पहुंचते पहुंचते हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और 1991 में यूँ समझ लो इमरजेंसी लगते लगते बच गई। कौन सी वाली इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 तहत लगती है, वो लगते लगते बच गई, ठीक है। और 1991 में फाइनली हमको अपने मार्केट को ओपन करना पड़ा और एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। ये इसकी समस्या रही प्रोटेक्शनिज्म वाली की पॉलिसी की। मगर शुरुआत में विचार सही था, अच्छा विचार था कि ठीक है यार अपने स्वदेशी कंपनियों पे फोकस करते हैं, मगर स्वदेशी कंपनी उतना अच्छा प्रोडक्ट ना बना पाई जैसा बाहर की कंपनी बना रही थी। तो सम एडवांसेस वर मेड इन सर्टेन एरियाज, क्रिटिकल सेक्टर सच एज हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन वर नेग्लेक्टेड। तो जब इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई तो कुछ क्षेत्रों में तो हमने वाकई में डेवलपमेंट किया था, मगर उस समय हमने हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ये जो क्रिटिकल सेक्टर है, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था ना आपको कहानी कि 1991 में उस समय हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, ये पीएम है पीवी नरसिम्हा राव, और समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने मिलकर फिर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो गई थी? खराब। तो 1991 रेस्पॉन्डिंग टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड टू डिजायर फॉर हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड ऑन ए प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट सॉट टू डीरेगुलेट ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 1991 में यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी है और हमें अब देश को मतलब थोड़ा आगे ले जाना है, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है, तो भारतीय सरकार ने उस समय कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी, और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे एलपीजी रिफॉर्म्स, या हम कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार लेके आई थी, और जिसके तहत हमने ट्रेड को डीरेगुलेट कर दिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट करने का मतलब है पहले जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया या कम कर दिया, जिसकी वजह से बाहर से जो कंपनियां हैं इंडिया में क्या कर सकती हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और ट्रेड भी कर सकती हैं। तो ये करने वाले कौन थे? ये दो महानुभाव जो आपको दिखा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा यानी का मतलब बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान इस समय 1991 में आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव जी की ही सरकार थी, राइट। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? द पॉलिसी
ऑफ गवर्नमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात है ना, ऐसी पॉलिसी सरकार की जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर देती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उनको ज़्यादा प्रमोट करती है ताकि ये फल जाएं फूल जाएं। मतलब पूरी तरह से आप जो समझ लो लोकल मतलब स्वदेशी पे जब फोकस करते हैं ना, विदेशी कंपनियों को हम जब इग्नोर करते हैं, तो ये जो पॉलिसी है ये है प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। मगर ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है ना यही है प्रोटेक्शनिज्म, राइट। अब ग्लोबलाइजेशन होगा तो प्रोटेक्शनिज्म कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो इनमें लड़ाई चलती रहती है, राइट। अब रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन टॉपिक क्या है हमारा, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब देखो हमने ग्लोबलाइजेशन देख लिया, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन देख लिया, क्या हालत हुई, हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। मगर ग्लोबलाइजेशन की कुछ अपनी समस्या है, तो इसकी वजह से इसका दुनिया भर में क्या होता है, विरोध होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के हमने जो कॉन्सिक्वेंस देखे थे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, तो वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ग्लोबलाइजेशन से चीज़ें बेकार भी होती हैं, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं। और इन्हीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ, विरोध किया गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस लगता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या था कि किसी भी वायर में जब करंट जा रही है तो करंट को जो रोकती है चीज़ उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो एनीथिंग विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ भी रोकने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब विरोध है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है ना, कॉन्सेप्ट वही है। तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो जो ग्लोबलाइजेशन के जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक ए वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जो ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं क्रिटिक्स, वो कहते हैं कि भाई देखो हम क्यों विरोध कर रहे हैं ना, तो अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से रेजिस्टेंस होता आ रहा है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। तो क्या क्या कहते हैं, नंबर 1, दोज हु लेफ्ट argue that contemporary globalization represent a particular phase of global capitalism that makes rich richer and poor poorer। देखो पॉलिटिकल साइंस में दो आइडियोलॉजी होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली वाली इंडिया वाली बुक में, है ना। तो लेफ्ट के जो लोग हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आज का जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसने क्या किया है, ये सिर्फ ग्लोबल कैपिटलिज्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो आज वाला ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से रिच रिच बनता जा रहा है और पुअर पुअर बनता जा रहा है। मतलब जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में, वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आर्ग्यू करते हैं लेफ्ट वाले। कौन आर्ग्यू करता है, लेफ्ट। साथ के साथ में वीकनिंग ऑफ स्टेट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पुअर। और स्टेट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट है, जो सरकार है, वो कमजोर होती जा रही है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार की जो गरीबों को प्रोटेक्ट करने की जो क्षमता है ना, वो भी कम होती जा रही है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एंजाइटी ओवर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स एंड फियर ऑफ वीकनिंग ऑफ स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाला आर्ग्यूमेंट हो गया। राइट वाले पॉलिटिकल जो राइट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, हमें भी इस चीज़ को लेकर बहुत चिंता है, हम भी बड़े परेशान हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, स्टेट हमारा कमजोर होता जा रहा है ना। और साथ के साथ में हम चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाए, प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस किया जाए। ऐसा करेंगे तो ही हम इन जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इनको हम कम कर सकते हैं। Culturally, they are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their old age values and ways। तो जो राइट विंग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो पुराना जो कल्चर चलता आ रहा है, वो कल्चर खराब हो जाएगा, कल्चर पॉल्यूटेड हो जाएगा, कल्चर को नुकसान होगा, और हमारी जो रीति रिवाज हैं, पुरानी जो वैल्यूज हैं, पुराने जो तौर तरीके हैं, वो भी लोग खो देंगे। किस वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट आर नॉट अपोज द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर सी एज मच एज दे आर अपोज टू स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच दे सी एज द फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई देखो ग्लोबलाइजेशन के मूवमेंट तो चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, भारत में भी चल रहे हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का ये पूरी तरह से अपोज नहीं करते, ये कह रहे हैं कुछ जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है ग्लोबलाइजेशन के, जिनसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनका ज़्यादा मतलब विरोध किया जा रहा है। खासकर जहाँ पे लगता है देशों को कि यार ये तो एक इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है, अपने देश को कमज़ोर बनाने की पॉलिसी है, दूसरा देश हमको गुलाम बनाना चाहता है, ऐसी पॉलिसीज़ का मतलब ज़्यादा विरोध किया जा रहा है इन मूवमेंट के माध्यम से। एक टर्म हो रहा है न्यू कॉलोनियलिज्म। देखो पहले की बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेसिक है ना, ये सिर्फ आपको मजबूत बनाएगी, ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ बेसिक में देता रहता हूँ, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। देखो पहले समझते हैं कॉलोनियलिज्म। तो आपको पता है इंग्लैंड ने उस समय पर ज़बरदस्ती इंडिया को क्या बना लिया था, अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो ऐसे इंग्लैंड इंडिया को ही नहीं बनाया, जैसे साउथ अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना लिया था, और भी अफ्रीकन कंट्रीज उनको कॉलोनी बना लिया, एशियन कंट्रीज को कॉलोनी बना लिया, बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आप
पावर के दम पर, फोर्स के दम पर, मिलिट्री के ताकत पर, है ना, ये क्या करते थे, दूसरे देशों को गुलाम बना लेते थे। मगर WW2 के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये प्रोसेस खत्म हो गया, डीकोलोनाइजेशन का दौर स्टार्ट हो गया और कंट्री आज़ाद होने लग गए। मगर आज की डेट में जिसको हम कहेंगे कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है, इस दौर में यहाँ पे देश क्या करते हैं, जो पावरफुल नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज या लेस पावरफुल कंट्रीज उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से, है ना, क्या कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, उनको कर्जा दे देकर अपना मतलब कंट्रोल में ले रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नया दौर जो स्टार्ट हुआ है ना, ये कैपिटलिज्म की वजह से, इसको हम बोलते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊँ, चाइना ने अभी श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफ्रीकन कंट्रीज, है ना, इन सब पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है, इन सब पर अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, और इन सबको आप देखना फ्यूचर में इनमें से कुछ तो चाइना की कॉलोनीज भी बन जाएंगी। तो ये जो नया दौर स्टार्ट हुआ है कॉलोनियलिज्म का, इसको बोलते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। डेफिनेशन क्या है देखो, द जियोपॉलिटिकल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कैपिटलिज्म, ध्यान रखना किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैपिटलिज्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजनेस ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म टू इन्फ्लुएंस ए कंट्री इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल। तो पहले जो होता था ना डायरेक्टली पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल, उसकी बजाय आप बिजनेस का इस्तेमाल करो, आप मतलब बिजनेस ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करो, कल्चर का इम्पैक्ट करो, इससे जब किसी देश को अपने गुलाम बना रहे हो ना, ये है आपका नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, थोड़ा इसमें रेजिस्टेंस में एक टॉपिक और दे रखा है, WTO की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। WTO आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सबको पता होना चाहिए WTO कब बना। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ WTO कब बना, और WTO से पहले ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, और वो भी कब बना, ये भी कमेंट करके बताओ, है ना। तो WTO की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है 1999 में, कहाँ पर होती है, सियाटल USA में होती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे, और यहाँ पर आरोप लगाया गया किस पर, इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स पर, मतलब जो पावरफुल कंट्रीज थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन पर आरोप लगाया डेवलपिंग कंट्रीज ने कि भाई साहब आप मतलब जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। इस जो अब जो नया जो आप सिस्टम लेके आए हो, मतलब लिबरलाइजेशन वाला, इसकी वजह से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमें कम फायदा हो रहा है, आप रिच होते जा रहे हैं और हम पुअर होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे विरोध किया गया था। ठीक है, तो देयर वाज ए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सियाटल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अलेजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अलेजिंग मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाया गया था कि आपकी जो व्यापार की जो नीतियां हैं ये गलत हैं, और किसके द्वारा जो मतलब ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है, इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स के द्वारा जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बहुत ज़्यादा गलत है। It was argued that interest of developing world were not give sufficient importance in evolving global economic system। और यहाँ पे ऐसा कहा गया कि जो नया सिस्टम आया है ना आपका, ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला, इसमें भाई साहब सबसे ज़्यादा फायदा जो हो रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज को हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट दर्ज किया गया था। WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी सियाटल में 1999 में, कहा गया कि भाई साहब जो नया ट्रेडिंग सिस्टम आया है, नया जो ग्लोबल सिस्टम आया है, इससे डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा नहीं पहुंच रहा है, और इससे नुकसान हो रहा है किसका, सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है, तो WTO की मीटिंग। अगला वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो मतलब बहुत तरह के लोगों को, कई सारे अलग अलग जगह से जो लोग हैं उनको एक साथ लेकर आता है। जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविस्ट, इन सबको एक जगह पर लेके आए, और इनका पर्पज है इस जो न्यू ग्लोबलाइजेशन है इसका विरोध करना, अपोज करना। अभी मैंने बता दिया था ना कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब कुछ कंट्री किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का यूज करके न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म की पॉलिसी लेके आते हैं, मतलब दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, दूसरे देशों को अपना पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ का विरोध करने के लिए बनाया गया वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, कौन कौन है इसमें, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट, इन सब का एक प्लेटफॉर्म है। इसकी पहली मीटिंग जो होती है वो होती है पोर्टो एलिग्री, ब्राज़ील 2001 में। इंडिया में इसकी 4th मीटिंग होती है मुंबई में 2004 में, ध्यान रखना इंडिया में इसकी 2004 में मीटिंग होती है। लास्ट मीटिंग जो हुई थी इसकी 2018 में ब्राज़ील में ही हुई थी, राइट। अब अगला टॉपिक है इंडिया एंड रेजिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसा थोड़ी है पूरी दुनिया में ही ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब विरोध हो रहा है, भैया भारत में भी ग्लोबलाइजेशन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो सोशल मूवमेंट्स प्ले ए रोल इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड देम, फाइंडिंग वे टू डील विद द मैटर्स दैट ट्रबल देम। तो जो सोशल मूवमेंट जो चलाए गए हैं ना, इन सब का पर्पज़ क्या होता है, ये लोगों की हेल्प करते हैं, ये बताते हैं कि भाई साहब आपके आसपास क्या हो रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, और ये भी बताते हैं कि कैसे हम ये जो
जो समस्याएं हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, इनसे कैसे हम निपट सकते हैं, ये कौन बताता है? सोशल मूवमेंट्स। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ कम इन डिफरेंट क्वार्टर। इंडिया में जो रेजिस्टेंस हो रहा है ना ग्लोबलाइजेशन का, ये अलग अलग समय पर हमें देखने को मिला है। देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज फॉर्म्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। तो लेफ्ट विंग पार्टी जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन का विरोध करती आई हैं। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, यहाँ पे ज़्यादा छूट दे दी गई है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेफ्ट विंग वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से भी कर रहे हैं और कई सारे सोशल फोरम है उनके माध्यम से भी कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एमएनसीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स का ट्रेड यूनियन होता है, किसानों को रिप्रेजेंट करने वाले जो कुछ लोग हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का और एमएनसीज का विरोध कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स हैव आल्सो जनरेटेड अपोजिशन। ठीक है, यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका, इन्होंने नीम का पेटेंट करा लिया था, इसका भी भारतीयों के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। भाई साहब, आप नीम का पेटेंट कैसे करा सकते हो? नीम का तुम्हारे बाप की वो थोड़ी है, नीम तो इंडिया में उगता है, तुम्हारे यहाँ थोड़ी होता है। इन्होंने नीम का क्या करा दिया था? पेटेंट करा दिया था, तो इसका भी क्या किया गया? विरोध किया गया। राइट। Resistance to globalization has come from political light in the form of objecting various cultural influences ranging from availability of foreign channel, TV channels, सेलिब्रेशंस ऑफ वैलेंटाइंस डे। तो मतलब आपको देखने को मिलेगा जो पॉलिटिकली राइट विंग वाले जो लोग हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं, कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा कल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कल्चर हमारा पॉल्यूट हो रहा है, कल्चर हमारा खराब हो रहा है। ये विदेशी टीवी चैनल है, यहाँ पे कुछ भी दिखाते हैं, चीज़ें जो हैं हमारे इंडिया के हिसाब से नहीं है। इवन यहाँ पे वैलेंटाइन डे का जो सेलिब्रेशन होता है 14 फरवरी को, उसका भी क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन हैव अफेक्टेड की ग्लोबल इशूज। देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने देश को दुनिया से कनेक्ट करना। ठीक है, दुनियादारी से कनेक्ट कर देना क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ये इंटरनेशनलाइजेशन लगभग सिमिलर टर्म्स हैं, ज़्यादा खास इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को आप ग्लोबल लेवल पर ले जाओ तो वो हो जाएगा उसका इंटरनेशनलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से कई सारे ग्लोबल इशूज प्रभावित हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिक्स। So globalization is a worldwide interconnectedness through which flow of various kind of ideas, capital, commodities, people moving from one country to another country। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया क्या हो गई? आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से आइडियाज हों, कैपिटल हों, कॉमोडिटीज हों, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इंटरनेशनलिज्म प्रमोट पीस, हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग, दैट नेशंस मस्ट वर्क टुगेदर। तो जो इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है कि हम भैया दुनिया में शांति स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं मिलजुल कर, चाहे बीमारियां हों चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो। इंटरनेशनलिज्म इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस विद एस्पिरेशंस फॉर प्रमोटिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। ठीक है, तो इंटरनेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कह रहा है हम चाहते हैं भाई साहब दुनिया में शांति स्टैब्लिश रहे और दुनिया के देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलिज्म का और ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल फ्लो ऑफ वैल्यूज ऑफ फ्री मार्केट। ग्लोबलाइजेशन जो है आपको पता है किससे ज़्यादा प्रभावित है? फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रभावित है कि भैया सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, मार्केट पर सारी चीज़ें छोड़ दो। ग्लोबलाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलिज्म का ये ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। और इंटरनेशनलिज्म किसकी बात कर रहा है? कि देशों के बीच में कॉपरेशन की बात कर रहा है, देशों के बीच में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात कर रहा है। कुछ की टर्म्स हैं जिनको हम पहले बता चुका हूं मैं आपको। न्यू लिबरलिज्म मैंने आपको बता दिया, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट्स, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मॉडर्न सोसाइटी। तो न्यू लिबरलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है जहां पर मतलब रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की बात की जाती है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, फ्री ट्रेड की बात की जाती है, मार्केट को ओपन करने की बात की जाती है, प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की बात की जाती है जिसको हम डीरेगुलेशन बोलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते हुए रोल की बात की जाती है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ध्यान रखना, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम और हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में एक जैसा जो कल्चर होता है उसको हम बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन क्या है? कि अलग अलग तरह का कल्चर, अलग अलग तरह की वैल्यू जो होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी चीज़ों को प्राइवेट को मतलब दे देना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब सरकार जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको जो रिलैक्स कर देती है
उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये हमने भारत में 1991 में लेके आए थे इस पॉलिसी को, राइट। तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस प्रकार हमारे कई सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर सकते हो। और एक मेरी आपसे निवेदन है कि अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। थैंक यू।